नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल और परीक्षा में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह डिस्कस किया कि इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों इतना आवश्यक है और क्या इसका महत्व है ना। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से यह बातें समझ ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जाकर के देख ले, ताकि आप इस वीडियो में जो भी व्याख्याएं की जा रही हो, जो भी बातें समझाई जाए, वो समझ में पूरी बारीकी से आए आपको और उचित आए, समुचित आए। बात समझ में आ रही है? अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं, पहले वाले वीडियो को, इतिहास क्या है, तो शायद इसमें बताई गई बातों को आप उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना मैं प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इतिहास को क्यों बांटा गया है ना। इतिहास का विभाजन जो किया गया 3 आधार पर, मतलब किस आधार पर किया गया। आपको पता है कि इतिहास का विभाजन कुल कितने 3 में किए गए हैं, 3 प्रकार में। पहला जो आप बोलते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों कहा गया कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, किस आधार पर बांटा और क्यों बांटा। प्राचीन इतिहास है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट और अंतिम आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने सवाल ये पिछले वीडियो में आपसे किया था कि हम बताइए कि किस आधार पे बांट रहे हैं इसको, है ना। आपसे सवाल अगर पूछ लिया जाए आपके साक्षात्कार में, या आपके सीनियर हो, या आपकी जानकारी के लिए भी, आपको अगर नहीं पता है कि इतिहास को क्यों 3 भागों में बांटा गया, क्यों इसका काल विभाजन किया गया और किस आधार पर किया गया, कि हमने बता दिया कि यहाँ तक प्राचीन एरा था, यहाँ तक मेडिवल एरा था, यहाँ तक मॉडर्न एरा था, तो इसे ही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चैनल के साथ आप बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। मुझे यह पूरा विश्वास है कि जो मैं बातें यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा वो आप बिल्कुल समझ पाइएगा। ठीक है। प्राचीन इतिहास का जैसे आपको काल विभाजन मिलता है बुक में, है ना। मैंने कहा था कि इतिहास केवल घटनाओं का अध्ययन नहीं है। इतिहास घटनाओं को रीड करता है, इतिहास घटनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो मानव के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और तकनीकी परिवर्तन करता हो, है ना। और इनसे जुड़े हुए, इस घटना से जुड़े हुए आपको पर्सन, प्लेस और पीरियड का पता हो, यानी व्यक्ति के बारे में पता हो और समय के बारे में पता हो और स्थान के बारे में पता हो, उस घटना को आप इतिहास के विषय वस्तु में रखते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास का एरा आपको मैंने बताया था जहां से हम मानव की उत्पत्ति को, यानी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, है ना, मानव की उत्पत्ति में लिख देता हूं, मानव की उत्पत्ति से लेकर के हमने एरा को रखा 750 एडी। ये एडी बीसी में अगर आपको समस्याएं हैं कि ईसा पूर्व कैसे, ईसवी कैसे, इसमें डेट पीछे चलती है, उसमें डेट आगे चलती है, तो इस वीडियो के बाद मैं चूंकि एक चैप्टर का वीडियो बना दूंगा कि हम इतिहास में किन किन अध्याय को पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, किस टॉपिक से कितने सारे प्रश्न बनते हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एडी और बीसी पे एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करने का प्रयास करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। फिलहाल अभी आप समझ लें कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के 750 एडी तक के समय को हम मानते हैं वो प्राचीन इतिहास है। ठीक है। अब मध्यकालीन इतिहास का डेट 750 एडी से 1526, नहीं 1707 आप रखें यहाँ पर, 1707 एडी, है ना, एडी तक, 1707 एडी तक। और आधुनिक इतिहास का आप मान लेंगे 1707 से 1947 तक का जो समय था, जो एरा था, वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। हालांकि ये कहीं कहीं आपको 64 भी मिलेगा और इस डेट में भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको फर्क दिखेगा,
तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह हमने अपने जानकारी के अनुसार अपने विषय वस्तु को अच्छे से समझने के लिए हमने बांट लिया। कारण क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास को अगर कोई अन्य नाम देना हो, किसी अन्य नाम से भी इसे पुकारा जा सकता है। जैसे कि सांप्रदायिक आधार पर अगर विभाजन किया जाए, यानी धार्मिक आधार पर विभाजन किया जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का जो एरा था वो हमारे भारतीय शासकों का एरा था। यहाँ पर जो शासन किए थे इस समय में 750 AD तक, वो हमारे भारतीय राजा थे, वो हमारे खुद के राजा थे और वो हिंदू थे, है ना। इसके बाद जो बांटा जाता है मध्यकालीन इतिहास का जो एरा आता है, आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मुस्लिम रूरल का शासक था, है ना, मुस्लिमों का शासन यहाँ पे था मध्यकालीन इतिहास में। और आप यहाँ कह सकते हैं, चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री तक आते आते 1700, तो आपको पता है 1600 में कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम क्या हो गए फिर क्रिश्चियन एरा में चले गए। यानी यहाँ पर हिंदुओं का शासन था, यहाँ पर मुस्लिमों का शासन था इस एरा में, और यहाँ तक के समय में क्रिश्चियन का शासन था, अगर हम सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करें तो। लेकिन क्या आवश्यकता है हमें सांप्रदायिक विभाजन करने की? हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान सभा ने यह बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने इतने छोटे से शब्द में इतना बड़ा व्याख्या उन्होंने दे दिया कि आपका राज्य, आपका जो स्टेट है, आपका जो देश है, यह राज्य धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। इनका कोई भी अपना धर्म नहीं है, यह सभी धर्म को मानेंगे, सभी धर्म के लिए संरक्षण का काम करेंगे, किसी एक धर्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे, है ना। इनका कोई अपना धर्म नहीं होगा। अगर कोई स्टेट जैसे बिहार है, यहाँ पर अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, तो आप सभी लोग यहाँ रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए आपका राज्य, आपका जो सरकार है, आपकी सरकार है, वो कभी भेदभाव नहीं करेगी। यह संविधान कहता है, संविधान में ऐसा प्रावधान है कि आपका राज्य, आपका देश धर्मनिरपेक्ष है। तो प्राचीन इतिहास का एरा हमने बताया कि अगर सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करेंगे तो हम बोल सकते हैं हिंदू एरा, मुस्लिम एरा और क्रिश्चियन एरा। लेकिन हम उधर ना जाकर के हम सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने क्यों बांटा इस तरह से। मानव की उत्पत्ति से लेकर 750 AD में, चलिए 750 AD में हमने क्या किया? मानव की उत्पत्ति आप समझ रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने कहा था इतिहास मानव की उत्पत्ति से लेकर के जब आप वीडियो देख रहे हैं वहां तक के समय को रीड करता है। उस समय के बीच में जो घटना घटी है, अगर वो घटना मानव के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीकी परिवर्तन करता हो और उस घटना से जुड़े पर्सन, प्लेस, पीरियड का पता हो, इतिहास। ठीक है। अब मानव की उत्पत्ति से 750 AD तक का हमने समय क्यों रखा? क्यों इसे आगे पीछे कर सकते थे, 712 कर सकते थे, और भी आगे बढ़ा सकते थे। क्या मैं बताता हूं कि 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने, जो एक मुस्लिम रूरल थे, उन्होंने भारत पर सफल आक्रमण किया। भारत के सिंध क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और भारत के सिंध क्षेत्र को जीता। वहां से शासन करना उन्होंने उस छोटे से क्षेत्र में शुरू किया। तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, वहां से हम बोलते हैं कि मध्यकालीन एरा की शुरुआत हुई, मुस्लिम एरा की शुरुआत हुई। ठीक है। ऐसा क्यों कि 712? आपका सवाल ये भी हो सकता है कि क्यों 750 AD से पहले क्या भारत पर आक्रमण नहीं हुए? क्या अन्य कोई जनजाति या अन्य कोई जातियां, अन्य किसी देश के कोई जाति नहीं आई भारत में? बिल्कुल आई। कौन कौन आई? जैसे आप बोल सकते हैं कि इस बीच में 750 AD से पहले तक ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, है ना, यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। हर्षिका दुर्गी कर देख लेंगे आप। फिर कुषाणों ने, यानी जो चीनी जातियां थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कुछ मध्य एशियन जाति थी, मध्य एशियाई जाति थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन होता क्या है, इन सभी के आक्रमण के पश्चात भारत में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कौन सी परिवर्तन? किस तरह की परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, समझे। भारत में 712 AD से पहले भी ईरानियों ने आक्रमण किए थे, ईरानियों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, मध्य एशियन जातियों ने आक्रमण किया। लेकिन इनके आक्रमण से, इनके भारत में आने से ना भारत में किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हुआ, ना आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, ना राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, ना धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। और जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम यह नहीं कह सकते,
या हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से किसी युग या नए युग की शुरुआत नहीं हुई। ये जो जातियाँ आई भारत में आई और भारत में रहने लगी। भारत के लोगों के साथ उन्होंने भाईचारा का भाव रखा। वो भारतीय संस्कृति को उन्होंने अडॉप्ट किया। उनका कोई अपना धर्म अलग से नहीं था, उनकी भाषा शैली बहुत अलग नहीं थी, है ना। वो पूरी तरह से भारतीय शैली में रम गए। इसलिए किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिस समाज में वो गए। इसलिए हम यहाँ से एरा को डिवाइड नहीं करेंगे। बातें समझ में आ रही है। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम यानी जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो आपको पता है, चूंकि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम, उनका रहन सहन अलग था, उनका एक अपना धर्म था। तो वो धार्मिक स्ट्रक्चर उनका अपना था, है ना। उनका सामाजिक स्ट्रक्चर था। आपका समाज क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण में बटा हुआ था। उनका समाज किसी और वर्ग में बटा, उलेमा, वजीर, है ना। इस तरह से अब उनका धार्मिक स्ट्रक्चर अलग है, उनका जो आर्थिक स्ट्रक्चर अलग है, उनका राजनीतिक स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ सुल्तान होते थे, है ना, आपके यहाँ राजा होते थे। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ भारतीय समाज में और इसलिए हम कहते हैं कि एक नए एरा की शुरुआत हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दिक्कत है कि 750 हमने क्यों मान लिया, 712 क्यों नहीं माना। 712 इसलिए नहीं माना कि चलो सीधा सीधा डेट रहेगा, है ना। 10-20 अगर आप लंबे कालक्रम को पढ़ते हैं, है ना, तो 10-20 वर्ष मायने नहीं रखता है। इसलिए हमने सीधे, किताब में हो सकता है आपको डिफरेंस भी मिले, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 750 हमने मान लिया क्योंकि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम के आने से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीकी इन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ तो हमने वो बताया कि मध्यकालीन एरा की शुरुआत हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी आक्रमण हुआ, लेकिन यहाँ जो भी आक्रमण किए उन्होंने भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया। इनका कोई अपना सामाजिक ढांचा नहीं था, इनका कोई अपना राजनीतिक ढांचा इन्होंने भारत में विकसित नहीं किया, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 750 एडी को हम 1707 एडी से पहले तक 3 भागों में बांटेंगे, यहाँ घटी घटनाओं के अनुसार, ताकि आप बिल्कुल समझ सके। आपने अगर हिस्ट्री को पहले ही पढ़ रखा है तो पहला जो हम डिवाइडेशन करेंगे वो 750 से लेकर के 1206 तक। दूसरा डिवाइड 1206 से लेकर के 1526 तक। और तीसरा करेंगे 1526 से लेकर के 1707 तक। बातें क्लियर है यहाँ तक? 750 से लेकर के 1206 के बीच में क्या हुआ यूं कि 750 एडी में, 750 के पहले 746-47 में महाराजा हर्ष की मृत्यु हो गई। महाराजा हर्ष, आपको पता है कि हर्ष अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं जिन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर ऐसा कोई राजा नहीं आया, ऐसी कोई शक्ति नहीं आई, है ना, जो पूरे भारत को एक यूनाइट करके, है ना, यूनिट करके वो शासन कर सके। अभी तक जो चल रहा था भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त थे, है ना, अशोक थे। तो ये सब क्या किए थे, इन्होंने अपना जो शासन किया, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पर शासन करना शुरू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। थोड़े बहुत साउथ में क्या था, थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा राजा था। हर्ष के समय में क्या हुआ था, महाराजा हर्ष के समय में नॉर्थ में तो महाराजा हर्ष पूरा शासन कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में। साउथ में एक राजा थे पुलकेशी द्वितीय। तो जब ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया बढ़ने का इन्होंने प्रयास किया तो पुलकेशी द्वितीय ने रोका। किसी के राजा के इलाके में जाइएगा आप आक्रमण करने, तो वो बेचारा जितना भी हिम्मत होगा, जितना भी उनकी सेना की मारक क्षमता होगी, वो जरूर रोकेगा, है ना। तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया पुलकेशी द्वितीय ने, और वो सफल भी हुए। महाराजा हर्ष यहाँ पे हारे थे, तो वो साउथ में बढ़ने से रोका। और जब महाराजा हर्ष की मृत्यु हुई तो उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो पूरे नॉर्थ इंडिया को भी एक करके शासन कर सके। तब क्या हुआ था, महाराजा हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे राजा अपने राज्य में शासन करने लगे थे। राज्य को उन्होंने बांटा था। मान लो कि मान लो भारत एक देश है, पूरा भारत यहाँ पे है। अगर कोई एक राजा, मान लेते हैं हम राजतंत्र में चले जाते हैं, ठीक है, एक राजा शासन कर रहा है, वो मर जाए तो फिर क्या होगा, जो भारत में जो बिहार है, बिहार में जो हेड होंगे, यूपी में जो हेड होंगे, वो क्या करेंगे, अपना अपना शासन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, राजनीतिक अराजकता की स्थिति आ गई है।
तो उसी तरह क्या हुआ था, जैसे ही महाराजा हर्ष की मृत्यु हुई थी तो कहीं चौहान शासन करना शुरू कर दिए थे, कहीं चंदेल शासन करना शुरू कर दिए थे, कहीं चालुक्य शासन करना शुरू कर दिए थे, कहीं पाल शासन करना शुरू कर दिए थे, कहीं सैन्य शासन करना शुरू कर दिए थे, कहीं इस तरह से गढ़वाल शासन करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से क्या हुआ था, छोटे छोटे राजा छोटे छोटे अपने क्षेत्रों में शासन करना शुरू कर दिए थे और इनके अपने आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, इनके अपने क्षेत्र को लेकर के एक दूसरे में झगड़ा होता था। आपको पता है आपके घर के पास झगड़ा किससे होता है, जिनसे आपका बाउंड्री टच होता है। आपके देश का झगड़ा किसके साथ है, क्या आप कभी ज़्यादा करके झगड़ने जाइएगा अमेरिका से या फिर किसी अफ्रीकी देश से? नहीं लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़ते हैं, ये अलग बात है। वैश्वीकरण में बहुत व्याख्या करना होता है, बहुत विस्तृत होता है उसका क्षेत्र, लेकिन फिर भी आप समझिए कि भारत का जो मुख्य लड़ाई है किसके साथ है, जिसके साथ उसका सीमा साझा होता है, खास करके पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। क्यों? क्योंकि सीमा को लेकर के वाद विवाद होते रहता है। इतिहास यह कहता है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स होता है। आपके घर में भी जमीन जगह की लड़ाई झगड़ा होता है, किससे होता है? आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से, जिनसे आपका बाउंड्री टच होता है, तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तो आप इस बात को समझे कि जब यहाँ पे बहुत सारे राजा शासन कर रहे थे, उसी वक्त 750 के समय में सऊदी अरब में एक धर्म विकसित हुआ था, एक धर्म उत्पन्न हुई, एक धर्म को विकसित किया जा रहा था जिसका नाम था इस्लाम, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब थे जिन्होंने इस्लाम को मान लीजिए ऐसा जन्म दिया, है ना। और इस्लाम का उदय वहाँ सऊदी अरब में हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा था, आपस में अपने आप में लोग झगड़ मर रहे थे, कट रहे थे, है ना। उसको कोई उसको रोक रहा है, कोई उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से। इस तरह से सब अपने आपस में कुत्ते की तरह झगड़ रहे हैं, ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक है। लेकिन सऊदी अरब में क्या हो रहा था, वहाँ धर्म प्रचार हो रहा था कि चलो किस तरह से अपने धर्म में लोगों को जोड़े, किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार अलग देशों में करें ताकि वहाँ के लोग भी हमारे धर्म के फॉलोवर हो। तो 750 AD में जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का उदय किया, उसके बाद वो इस्लाम क्या हुआ, सऊदी अरब से लेकर के पहले अरब देशों में फैला, उसके बाद वहाँ से वो मध्य एशिया क्षेत्रों में गए, यूरोप के निचले क्षेत्रों में गए और फिर वापस भारत की ओर आए। और उस वक्त जब वो भारत आए थे, यहाँ भारत में अपने आप में लोग झगड़ रहे थे, तब मुस्लिम आक्रमण हो गया। क्या आसान हो गया। आप खुदे झगड़ते रहिएगा 10 लोग तो 4 लोग आकर के नहीं मार देगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो बात वही था। तो 750 से 1206 का जो एरा था, इसको आप डार्क एरा के तरफ कंसीडर कर सकते हैं। ये एक अंधकार युग था। एक तरफ विकेंद्रीकरण चल रहा था, है ना, शासन विकेंद्रीकृत हो गया, एक राज्य में 2 राजा होने लगे, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बांट दिया गया, तो विकेंद्रीकरण चल रहा था। एक तरफ पूरी दुनिया में एकीकरण चल रहा था, इस्लाम का एकीकरण चल रहा था। तो क्या होगा, एकीकरण विकेंद्रीकरण को खा जाएगा, निगल जाएगा, अपहरण कर लेगा उसका। तो ये इतिहास हमें बता देता है कि कहीं अगर एकीकरण हो रहा हो और कहीं विकेंद्रीकरण हो रहा हो, तो एकीकरण क्या करेगा, उस विकेंद्रीकरण को चबा जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो वही हुआ था 750 एरा में, इस्लाम का उदय हुआ। एक तरफ विकेंद्रीकरण भारत में चल रहा है, अपने आप में सब झगड़ रहे हैं, और एक तरफ भारत के बाहर क्या हो रहा था, केंद्रीकरण चल रहा था। तो बस विकेंद्रीकरण को खा गया किसने, केंद्रीकरण ने। और 1206 में स्टार्ट होता है मुख्य वाला, जो एकदम मेन होता है मुस्लिम वाला रूलर, वो स्टार्ट होता है। 750 से 1206 के एरा को आप बोल सकते हैं प्री मेडिवल एरा, यानी कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास। इसको आप बोल सकते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास, है ना। ये बातें समझ में आ रही होगी। पूर्व मध्यकालीन, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, है ना, लेकिन क्या करें, संक्षेप में जितना भी बात रखने का प्रयास करते तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। पूर्व मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1526 के बीच क्या हुआ, आप यहां जानते हैं कि इसको दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। 1206 से 1526 को दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया था। 2 नाम आप समझे, एक मोहम्मद गजनवी, एक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी वही है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उनका अंतिम आक्रमण सोमनाथ मंदिर था जी। और मोहम्मद गौरी आपको पता ही होगा। तो मोहम्मद गजनवी जब भी भारत पर आक्रमण करता था, दोनों में डिफरेंस है। मोहम्मद गजनवी जब भी भारत पर आक्रमण करता था, वो भारत के जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण करता था, वहाँ से क्षेत्र को वो जीतता था, उस क्षेत्र को वहाँ लूटपाट करता था, वहाँ से सोने जेवर, है ना, पैसे वो लूटता था और चला जाता था। कहने का मतलब उसका कहीं भी किसी भी तरह की ये मानसिकता नहीं थी कि हम यहाँ पे अपने क्षेत्र विस्तार करेंगे, राज्य विस्तार करेंगे, अपने धर्म का विस्तार करेंगे, नहीं। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, उनका कहीं ना कहीं विस्तार राज्य पे फोकस था कि हम जहाँ भी क्षेत्र को जीतेंगे वो क्षेत्र हमारा होगा, वहाँ हम अपना प्रशासक, अपना
सिपह सलार नियुक्त करेंगे और वहाँ हम अपना क्या करेंगे, उसके माध्यम से शासन करना शुरू कर देंगे। तो मोहम्मद गौरी जब था तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके 4 सिपह सलार थे जिनका नाम था, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 4 शासक, हम 4 सिपह सलार मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुबाचा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ना पता है, बख्तियार खिलजी ना जलाया था विश्वविद्यालय को। हाँ, तो वो 4 सिपह सलार थे। मोहम्मद गौरी उन 4 सिपह सलार के माध्यम से शासन कर रहा था भारत में। जिन जिन क्षेत्रों को उन्होंने सौंपा था, जैसे कि माना गया है, ऐसा इतिहासकारों ने भी कहा है और ये सही भी है, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक सिपह सलार था मोहम्मद गौरी का, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उस वक्त वो दिल्ली के आसपास शासन कर रहा था, इसलिए उसने क्या किया, दिल्ली पर ही अपनी गद्दी पर कब्जा उन्होंने कर लिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो मर गया, मेन हेडे मर गया है, तो जहां है हम शासन करना शुरू कर दिए। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली से शासन करना शुरू कर दिया, और इसीलिए दिल्ली हमेशा इस पूरे पीरियड में दिल्ली केंद्र रहा। यहाँ से गद्दी पर बैठ करके शासन करना उन्होंने शुरू किया, जो मुस्लिम लोग थे। और सल्तनत का मतलब होता है जो मुस्लिम थे उनके, यानी कि सुल्तान जो होते थे उनके क्रमबद्ध को दर्शाता है, यानी कि जैसे सुल्तान है, फिर अगला सुल्तान आएगा, फिर अलग सुल्तान आएगा, तो उसकी क्रमबद्धता को दर्शाता है। और मुस्लिम एरा में इसीलिए इसका नाम रखा गया है सल्तनत, एक शब्द का प्रयोग किया गया। तो चूंकि दिल्ली से ही कब्जा, दिल्ली पर ही बैठ करके राज किया गया, शासन चलाया गया, और सल्तनत क्रमबद्धता को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टी को पढ़ना है, कुल 5 वंश को पढ़ना है। पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए उसने अपने वंश का नाम क्या कर दिया, गुलाम वंश। क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, वो राजा बना, मतलब शासक बना, तो उसने वो जानता था कि चलो हम तो गुलाम हैं ही, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। इतिहासकारों ने नाम दिया कि वो गुलाम वंश था, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश के बाद आप पढ़ सकते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद अंतिम आएगा लोधी वंश। लोधी वंश जो 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक को मार करके बाबर ने, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने मुगल पीरियड की शुरुआत कर दी, है ना। एक मुगल आ गए, अफगानी थे वो, ये तुर्कों वाले क्षेत्र थे, तुर्क यहाँ शासन कर रहे थे, यहाँ अफगान शासन करेंगे। तो अफगान, ये लोधी थे, वो भी अफगानी थे, उनको मार करके बाबर ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसको आप बोल सकते हैं मुगल का। तो इसको आप पूरा बोल सकते हैं महान मुगलों के काल। ये पूरा एरा महान मुगलों का काल था। महान मुगलों का इसलिए आपको ये भी कहीं दिक्कत हो रहा होगा 1707 क्यों, 1856 तक मुगल शासक थे, लेकिन 1856 तक मुगल शासक थे, हमने 1707 इसलिए रखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 7 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा, बाबर, बाबर का बेटा फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर कौन आया, अकबर, अकबर का बेटा फिर जहांगीर आया, जहांगीर के बाद फिर कौन आया, शाहजहां, शाहजहां का बेटा फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो वहां से जो भी मुस्लिम शासक बना, गद्दी पर बैठा, वो बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति का था, बहुत ही कमजोर दिल था, उसका ध्यान कहीं भी किसी भी राजपाट के कामकाज में नहीं लगता था, प्रशासन डेवलपमेंट में नहीं लगता था। वो बहुत ही मदिरा पी करके मस्त रहते थे, किसी कोने में पड़े रहते थे, आपको जैसे पता होगा, है ना। बहुत ही कायर प्रवृत्ति के शासक आगे जाकर के हुए। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो एरा था महान मुगलों का एरा था, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए वो बिल्कुल ही मुगल शासक कहलाने के लायक नहीं थे। वो जितने भी इन्होंने प्रयास किया, जितने भी क्षेत्र को इन्होंने सुसंगत किया, क्षेत्र को जीता, वहाँ प्रशासन चलाया, उस सबको चौपट कर दिया आगे आने वाला जो सुल्तान था, शासक था। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि 1707 में भारत में फिर वही दौर आया जो यहाँ पे था 750 में। 750 में भारत के अंदर भारत के राजा अपने में अपने लड़ रहे थे, छोटे छोटे राजा, और भारत के बाहर एक केंद्रीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ भी वही हुआ। 1707 में मुगल शासक छोटे छोटे थे, अपने आप में सब क्या करते थे, अपने में मस्त रहते थे, कोई मतलब किसी को कहीं से नहीं। और 1707 के आसपास आपको पता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और वो केंद्रीकरण की प्रक्रिया में था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, पूरी चौपट हो गई। यानी आप कह सकते हैं 1707 के आसपास कि
भारत में मुगल साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया। तो 1707 से 1947 को भी हम कुछ इस तरह से बांटेंगे, है ना। बोर्ड थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो मैं इस पीरियड को फिर से रखता हूँ, है ना। आप यहाँ तक अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, अगले वीडियो में मतलब अगले देखते हैं कुछ पल में, है ना। रुकिए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक इतिहास में इस एरा को हम कैसे पढ़ेंगे। हमने उधर पहले ही पढ़ रखा है, अब इसे देखने की जरूरत है। हम एक एरा बांट देते हैं 1707 से लेकर के 1757, ठीक है। दूसरा एरा हमने बांट दिया 1757 से लेकर के 1856, और तीसरा एरा हमने बांट दिया 1856 से लेकर के 1947। पहले आप इसे समझ लेंगे तो फिर आगे जाके इतिहास के विषय वस्तु पर हम अंदर चलेंगे। ये केवल परिचय है ना, जो 2 पार्ट में, एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट। आधुनिक इतिहास को हमने इस कालक्रम में बांट दिया। इसमें क्या हुआ, मैंने बताया था 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, एक तरह से मुगल साम्राज्य का विघटन, है ना। सब बेकार चल रहा था, जो भी शासक थे बहुत ही कमजोर बुजदिल थे, और एक तरफ विदेशी कंपनियों का व्यापार विस्तार चल रहा था। व्यापार विस्तार चल रहा था। चलिए एक बात को समझिए, विदेशी कंपनी आपको तो पता है ना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाल आए थे, है ना, डच आए थे, ये तो पता ही होगा। नहीं पता होगा तो हम आगे आके कवर कर लेंगे, केवल ये परिचय है तो आप इसे समझें। हुआ क्या था 1750 में, 1750 से लेकर के 1850 तक पहला फेज माना जाता है औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जो ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, आपको पता है कि पहले वस्तुओं का निर्माण मानव अपने हाथ से करता था, तो अब क्या होने लगा, मशीनों का प्रयोग होने लगा। अब मशीनों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। जब मशीनों का प्रयोग होगा तो आपको पता है कि उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। आप अगर चलिए मान लेते हैं हमारे यहाँ किसान, प्राचीन जमाने में किसान क्या करते थे, हल लेते थे, बैल लेते थे और खुद से जुताई करते थे खेत की। पूरे दिन भर में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने खेत जुताई कर पाते होंगे, मुझे कट्ठा का कोई ज्ञान नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 2 खेत। लेकिन अगर ट्रैक्टर जो मशीनों से चलता है और भी बहुत सारे अत्याधुनिक तकनीक आ गए हैं, उनसे अगर जुताई किया जाए तो एक दिन में 15, 20, 25 खेत इस तरह से वो जोत देते हैं। तो जब मशीनों से उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मशीनों का भारी भरकम स्थापना की गई और उसका प्रयोग करना शुरू किया गया। तो क्या हुआ, 2 चीजें यहाँ पर हुई, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, है ना। पहला, उत्पादन तेजी से बढ़ा, और उत्पादन जब तेजी से बढ़ा तो इसमें 2 बातें होती हैं किसी भी चीज के उत्पादन में। पहला, जो उसको चाहिए, क्या चाहिए, कच्चा माल। कच्चा माल ही चाहिए ना, किसी भी चीज का उत्पादन करना। आपको जूते उत्पादन करना हो तो जूते में जो कच्ची सामग्री लगेगी उसे तो चाहिए ही, और चूंकि अब एक दिन में बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो बहुत ज्यादा कच्चा माल चाहिए। और फिर तैयार माल जो बेचेगा, है ना, तैयार माल जो बेचेगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, ठीक है। इधर तैयार माल की खपत के लिए बाजार चाहिए, इधर कच्चे माल चाहिए, और कच्चे माल के लिए आपको क्या चाहिए, श्रम चाहिए। तो ब्रिटेन में श्रम तो था, और इसी श्रम का जब शोषण हो रहा था, इसी में समय में आपको पता है समाजवाद और साम्यवाद 2 विचारधाराएं धरती पर जन्म ली। कार्ल मार्क्स जिसके आपको जनक नजर आते हैं, जनक कहा जाता है समाजवाद का, वो इसी श्रम का जब उनका शोषण हो रहा था, जब मशीनों का उपयोग शुरू हुआ भारी भरकम, तो श्रम के साथ जो मजदूर होते थे, लेबर होते थे, उनके साथ बहुत शोषण होता था, और उसी शोषण के विरोध में समाजवाद और साम्यवाद यहीं पे जन्म लिया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय। कच्चा माल चाहिए, श्रम तो था। कच्चा माल के लिए आपको क्या चाहिए, खेत चाहिए, ठीक है। एक बिस्किट बनाना हो, बिस्किट की कोई फैक्ट्री है तो बिस्किट के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, है ना, गेहूं यानी आटा चाहिए, और तो आटा गेहूं के लिए क्या चाहिए, खेत चाहिए। तो खेत और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए। ये ब्रिटेन में उपलब्ध नहीं था, ठीक है, आप इस बात को समझे। खेत ब्रिटेन में कितना ज़्यादा खेत है आपको पता ही होगा, और बाजार आपको पता है, जनसंख्या भी वहाँ उतनी नहीं है, जो कि अब जहाँ आप मान लीजिए भारत को ही मान लीजिए, ब्रिटेन, एक कलम मान लो भारत में एक दिन में 100 कलम की खपत है, ठीक है, 100 कलम की खपत है एक दिन में यहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार।
अगर एक दिन में 500 कलम का उत्पादन करना शुरू कर दिया जाए तो 400 कलम कौन खरीदेगा? उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बाजार चाहिए। और चूंकि इस पीरियड में 1750 से लेकर 1757 तक के पीरियड में भारत में विदेशी कंपनियां आ चुकी थी, वो व्यापार कर रही थी, और व्यापार करने के दौरान जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे हुआ ब्रिटेन के इंग्लैंड में, तो उन्होंने देखा कि तैयार माल के लिए भारत एक बेहतर बाजार है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ हमारे माल का हमारा जो तैयार माल होगा उसका खपत होगा, और यहाँ खेत भी है। तो इन दोनों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया? सत्ता विस्तार कर दिया, राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया। पहले कंपनी क्या थी? हाथ जोड़ करके आई मुगलों से, जो मुगल शासक यहाँ शासन कर रहे थे, बोले कि भैया शासक, जो भी उनका कहावत कहने का हो, कि हमें हुजूर हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर, केवल मैं व्यापार करूंगा और जो बेनिफिट होगा यहाँ के लोगों को मिलेगा अच्छे अच्छे। लेकिन और एक समय ऐसा आया कि कंपनी ने सत्ता कर दिया, सत्ता विस्तार, कंपनी शासन करने लगी, ब्रिटेन के हम गुलाम हो गए, ब्रिटेन नहीं बोले, मतलब अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए। तो ऐसा क्या स्थिति बदला? ऐसा स्थिति यहीं से आया, यही हुआ था जो उसने कंपनी को क्या कर दिया? सत्ता विस्तार करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसको दोनों पर कब्जा करना था, बाजार पर भी, खेत पर भी, और पावर चाहिए। उसने क्या कर दिया? विदेशी कंपनियों का विस्तार होने लगा। और अगले फेज में आपको पता है कि 1757 से 1856 के बीच में क्या हुआ? 1757 में पहली लड़ाई लड़ी गई, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के बैटल के बाद फिर तुरंत 1764 में बक्सर का बैटल हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, और लास्ट में जाकर के 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को, कंपनी को एक क्षेत्र दे दिया गया जहां से वो शासन संचालन करना शुरू कर दिया। वो शासन करने लगे, पहले क्या थे? सिर्फ व्यापार करते थे। लेकिन 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो वो शासन करना उन्होंने शुरू कर दिया, और इसलिए वहां से फिर आप बोल सकते हैं कि आप गुलाम हो गए किसके? अंग्रेजों के। अभी तक कंपनी चला रही थी, आपके गांव में कोई कंपनी चला है, व्यापार करे, ठीक है, 1-2 साल वो व्यापार करते रह जाए, और अचानक वो फिर आपके राजनीति में हस्तक्षेप करे और वो आपका क्या बन जाए? मान लीजिए जैसे आपके गांव में पद होता है मुखिया, तो वो बन जाए, तो आप बोल सकते हैं ना कि अब सत्ता किसके हाथ में आ गई? उसके हाथ में आ गई। तो उसी तरह देश पर पहले उन्होंने व्यापार करना शुरू किया देश में, और हमारी मूर्खों की वजह से, हमारी मूर्खता की वजह से, हमारी गलती की वजह से, हमारे जो वो मुगल शासक थे उसकी गलती की वजह से हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। कंपनियां ने क्या किया? कंपनियों ने इसकी वजह से, क्योंकि उसको बाजार चाहिए था, खेत चाहिए था, क्योंकि उत्पादन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए उन्होंने, कंपनी ने क्या किया? सत्ता विस्तार किया। और सत्ता विस्तार किया तो फिर इलाहाबाद की संधि वाला काम हुआ, संधि वाला काम हुआ, तो फिर खैर जो हुआ सो हुआ। तो आप इसे बोल सकते हैं सत्ता विस्तार का काम, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता विस्तार। और ये 1856 से 1947 तक का आपको पता है ये भारत का स्वाधीन आंदोलन था। यहीं पे सारे आंदोलन चलाए गए हैं भारतीयों के द्वारा, जिसमें सबसे पहला आंदोलन जो था 1857 की क्रांति, सबसे पहला। तो अंग्रेजों के सारे क्रियाकलाप के विरोध में पहली आवाज निकली 1857 में, जो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इससे पहले भी थोड़े बहुत आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो किसी क्षेत्र में होते थे, किसी विशेष जाति के द्वारा होते थे, जैसे जनजातियों के द्वारा होते थे, तो इस तरह से होते थे। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चलाया गया वो एकता के फॉर्म में चलाया गया, एक होकर के चलाया गया, और सबकी कहीं ना कहीं मंशा थी कि अब अंग्रेज भारत छोड़ो। तो यहाँ तक हम इस परिचय को रखते हैं, है ना। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से फिर दिक्कतें होती है, समस्याएं आती है तकनीकी। तो आशा करते हैं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लें कि इतिहास क्या है ना। तब जाकर के आप देखें कि इतिहास का काल विभाजन किस आधार पे किया गया। हमने क्या बताया, इतिहास का काल विभाजन तब किया गया जब भारत के क्षेत्र में किसी के आने से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीकी परिवर्तन हुआ, और इन परिवर्तन के बाद हम कहते हैं कि एक नए एरा की शुरुआत हो गई। 750 तक हमने रखा प्राचीन इतिहास में। 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के बाद भारत में धार्मिक परिस्थिति बदली, भारत में एक नई धार्मिक ढांचा आ गया, एक नया सामाजिक ढांचा आ गया, एक नई आर्थिक व्यवस्थाएं आ गई जो मुस्लिम लेकर के आए। इसलिए हमने कहा कि वहां से प्राचीन एरा खत्म हुआ और हम आधुनिक मध्यकालीन इतिहास में चले आए, मध्यकालीन भारत में चले आए, ठीक है। उससे पहले भी आक्रमण हुआ, लेकिन आक्रमण करने के पहले जिन्होंने आक्रमण किया उन्होंने भारत पर
कोई अपना अलग से व्यवस्था उन्होंने आरोपित नहीं करी, स्थापित नहीं करी। वो भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट किया, भारतीय रहन सहन में उन्होंने रहना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। 750 में आपको पता है महाराजा हर्ष की पहले मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने में खुद लड़ झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से इधर जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी सऊदी अरब में, वो क्या हुआ, आसानी से वो भारत में इन कर सके। और भारत में इन करने के बाद खैर जो हुआ सो हुआ है। फिर पूरा एरा चला था मुस्लिमों का, और लास्ट में मुस्लिम भी जाकर के गड़बड़ हो गए। यहाँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो भी भारतीय शासक मुस्लिम शासक रूरल शासक बनते थे, बहुत कमजोर प्रवृत्ति के होते थे, पूरी दूरदर्शिता का अभाव था उनमें। और दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण क्या हुआ, ब्रिटेन में जब इन तरह का काम शुरू हुआ तो फिर कंपनियों ने सत्ता विस्तार कर लिया। और जो कंपनी पहले हुजूर और मालिक कहता था, है ना, अपने भारतीयों को, भारतीय शासकों को, वो फिर क्या हो गया, रे बे करने लगा। कहने का मतलब शासन करने लगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आई होगी बातें, है ना। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में आप देखेंगे इतिहास में जो चैप्टर हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, हम लोग पूरे चैप्टर वाइज को अच्छे से समझ लेंगे कि इनमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ADBC को समझेंगे और फिर चैप्टर का कारवां शुरू करेंगे। तो ये चैनल पे और लोगों को जोड़े ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में और मजा आए। धन्यवाद।